जो हमें डिस्कस करना है एनवायरमेंटल साइंस में, एक्ट 1984 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और 1981 भी हम लोगों ने डिस्कस, दोनों एक्ट मेरे ख्याल से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सॉरी, 84 नहीं 86 है ना। 1981 का जो 1981 का जो एक्ट है बच्चे, है ना, 1981 का एक्ट, इट इज रिलेटेड टू द वाटर पॉलिसी। किससे रिलेटेड है? वाटर पॉलिसी से क्या है रिलेटेड। और सेकेंड हमारा जो एक्ट बना है 1986 का, एयर पॉल्यूशन को कैसे आप कंट्रोल करोगे उसके लिए एक्ट बनाया गया है। जितने भी कंपनियां हैं और जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस, एसओपी जो हमने आपको बताया था लास्ट टर्न पर, किसी भी चीज का ऑपरेट करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको स्कूल में कितने बजे आना है, कितने बजे, मतलब एक स्कूल की ये एसओपी है। और इसमें से अगर इसकी मान्यता किसी गवर्नमेंट ने दी है तो वो भी अपने एसओपी के अकॉर्डिंग दी है कि इसमें इमरजेंसी एंट्री एग्जिट है कि नहीं, उतना ग्राउंड है इसके पास कि नहीं, बिल्डिंग कैसी है, ठीक ठाक है कि नहीं, अगर बाय द वे फायर हो जाता है तो इसमें डबल लैंडर है कि नहीं। ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए जो एजुकेशनल पॉलिसीज होती है जो उसके दायरे में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मान्यता देते है ना। तो उसी तरीके से हमारा जब हवाएं पूरी तरीके से, एयर हमारी पॉल्यूटेड हो गई और पूरा वाटर पॉल्यूटेड हो गया, तो इन लोगों को ख्याल आया किसमें, 1981 में ख्याल आया कि भाई कुछ किया जाए। क्या कुछ किया जाए? 81, हाँ, कुछ किया जाए। क्या किया जाए? ये किन्होंने संस्था बनाई, म्यूनिसिपल बोर्ड। और म्यूनिसिपल बोर्ड्स में कई ऐसे चीजें इन्होंने डिग्निफाई किया कि जो डेली यूजेज वाटर है उसको नदियों में, पहले तो डायरेक्ट नदियों में ही उसको ड्रेनेज सिस्टम बना देते थे, डायरेक्ट ड्रेन से होते हुए रिवर्स में जाके गिरता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो उसका है तो उसको डायरेक्ट अभी हमें क्या बना दिए हैं, घर के आसपास पूरा उसको अंडरग्राउंड कर दिए। अंडरग्राउंड का मतलब सीवेज बना दिए हैं पूरा, है ना, और बना दिए हैं। और उसकी जो लाइंस है एक अलग से प्लांट बना दिए हैं नदियों की कुछ दूरी पे। और नदियों की कुछ दूरी पे प्लांट से बनाने के बाद उसमें किए क्या है कि उस वाटर को बार बार न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब हमारे पास 3 मीडियम्स होता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। 3 टाइप्स के मीडियम्स होते हैं और 3 टाइप्स के मीडियम्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से वाटर को डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड का मतलब समझ रहे हो ना, छोड़ देना किसी चीज को, है ना। हम उसी वाटर को डिस्कार्ड कर सकते हैं खास तौर से रिवर, लेक,
पॉन्ड्स और सी वाटर्स में, है ना, कर सकते हैं, जिसका पीएच कितना हो जाए 7 रहे। पीएच कितना हो उसका 7 से। अगर पीएच 7 न रहा, पीएच 7 से हट के पीएच 6 रहा, पीएच 8 रहा, तो उसके लिए किसको पनिश किया जाएगा? पनिश किसको किया जाएगा? जहां से वाटर डिस्कार्ड हुआ है। बात ये आती है कि सर ये वाटर तो हो सकता है कि डायरेक्ट नालियों से होते हुए कहाँ पे जाए? म्यूनिसिपल बोर्ड में। भाई म्यूनिसिपल बोर्ड इसलिए लगभग 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता है कि हमारा जो वाटर है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो के जाए, है ना, पूरी तरीके से क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो के तब जाए हमारा कहाँ पे? रिवर्स में जाए, या लेक्स में छोड़ना है, झीलों में छोड़ना है उसमें जाए, या कोई बहुत बड़ा तालाब है जिससे 100-200 गांव वाटर को टेकअप करते हैं वहां, या मछलियों का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो। अब बात ये आती है कि सर अगर ये न्यूट्रलाइज होकर के न जाए तो किसके ऊपर इसका ब्लेम जाएगा? ब्लेम तो जाएगा म्यूनिसिपल बोर्ड के ऊपर। म्यूनिसिपल बोर्ड में कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के जस्ट नीचे, कैबिनेट सेक्रेटरी के जस्ट नीचे जेई लेवल के कुछ लोग होते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स लोग होते हैं और कुछ केमिस्ट होते हैं। अब भाई सबका वर्क क्या होता है ये भी हमें जानना पड़ेगा। जो एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो आपके पूरे संस्था में केवल एक होगा। पूरे संस्था में एक होने का मतलब एक स्टेट लेवल पे होगा और दूसरा कंट्री लेवल पे होगा। कंट्री लेवल दैट मीन्स दिल्ली में बैठेगा वो, और जो स्टेट लेवल का होगा वो लखनऊ में बैठेगा। कहाँ पे बैठेगा? लखनऊ। जैसे हमारे इलाहाबाद का जो पहले हमारा क्या था, पहले इलाहाबाद था, एडीए था, अभी पीडीए हो गया है। अभी क्या हो गया है? पीडीए हो गया। और पीडीए में नगर निगम का जो अधिकारी होगा रिपोर्ट उसी से मांगी जाएगी। अगर किसी प्रकार का ये गलत कर रहा है किससे, जहां पे अगर इलाहाबाद में कोई फैक्ट्रीज है कुछ है उससे पैसा ले रहा है कि भाई फैक्ट्री वाले को बहुत लागत लगानी पड़ती है वाटर को न्यूट्रलाइज करने में, इसलिए कहता है भाई 40-50 लाख ले लो वाटर को हमें डिस्कार्ड करने में। इफेक्ट क्या आता है कि इस इफेक्ट क्या आता है जहां पे वाटर डिस्कार्ड किया जाता है कि उस आसपास की जितने भी मत्स्य पालन मतलब फिशरी डिपार्टमेंट जितने भी फिशेस होती हैं या जस्ट लाइक जितने भी छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं बेटा? डिकेइंग हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। क्या होते हैं? नष्ट होने लगते हैं। अब जब नष्ट होने लगते हैं तो ये चीजें मीडिया लेवल पे जाती हैं। मीडिया लेवल पे जाती है कि भाई ऐसा क्यों है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है। भाई बीमारी फैलने का कोई चांसेस ही नहीं। बीमारी तो तब फैलेगी जब वहां की मछलियों को लाकर मछुआरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खाने वाले से होगा तभी तो होगा ना। लेकिन उसके पहले सीओडी, बीओडी और डीओ, इस तीनों की चेकिंग कौन करेगा? म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट। और म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में एक अलग पोस्ट आती है फैक्ट्री इंस्पेक्टर।
क्या आती है? फैक्ट्री इंस्पेक्टर। वो पूरी तरीके से जाता है, जांच पड़ताल करता है, अपने साथ एक ऑपरेटर को भी ले जाता है और एक केमिस्ट को भी ले जाता है। जहां पे कंपनी का जो यूज हुआ वाटर होता है, उसके ड्रेनेज के पास वो जाएंगे और एक सैंपल बॉटल रहेगी, तुरंत उसको सैंपल ले लेंगे और सैंपल लेने के बाद 1 से 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है कि ये जो वाटर डिस्कार्ड कर रहा है, ये जो वाटर डिस्कार्ड कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है कि नहीं भी कर रहा है, डायरेक्ट छोड़ दे रहा है। समझ रहे हैं? और इसमें इस कंपनी में बहुत अधिक मात्रा में HCl, मेथेनॉल और फिर उसके बाद बहुत तरीके के ज्वलनशील से रसायन यूज किए जाते हैं, है ना। ज्वलनशील का मतलब जो आंखों पे एकदम जलन करने लगते हैं, जैसे अमोनिया हो। अमोनिया के सामने खड़े नहीं रह पाओगे, तुरंत जलन करने लगेगा, है ना। और फिर उसके बाद आयोडीन हो गया, वो तुरंत ज्वलनशील एकदम जलन करने लगेगा, है ना। I2 बेटा वो दूसरा होता है और ये I2 दूसरा होता है। ये पूरी तरीके से येलोइश कलर का होता है ना। जो लोग प्रैक्टिकल किए होंगे वो लोग जानते होंगे कि, है ना। फिर उसके बाद बेटा मेथेनॉल की बात करते हैं। ये भी ज्वलनशील ही होता है ना, जिसे दूसरे रूप में कहते हैं दारू, है ना। हाँ बेटा, हाँ बुद्धू। प्योर एल्कोहल में, हाँ बेटे बैठो। बेटा बात एल्कोहल की करते हैं। C2H5OH, CH3OH और डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल होते हैं। हमारे पास वाटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। एक हम डिस्कस करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जिसे हिंदी में कहते हैं आसुत जल, है ना। और उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बेटा उसको डिस्टिल्ड करके पूरी तरीके से जो उसका केटायनिक पार्ट होता है या एनायनिक पार्ट होता है ना, जो किसी एक को निकाल देते हैं। और जबकि आप जानते हो बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए हमें प्लस और माइनस दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जब वन पार्ट्स हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन दिस कंपाउंड्स, तब बेटा वहां पे पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनेगी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ये कंडीशंस होती है। और उसको कैसे वो करते हैं? डिस्टिल्ड करते हैं, बार बार डिस्टिल्ड करते हैं। जबकि आप जानते हो कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 64 डिग्री सेंटीग्रेड है, और किसी भी चीज को 64 के बहुत ज्यादा ऊपर ले जाकर के उसको कलेक्ट करोगे फॉर द कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा, तो वो बच्चे क्या होगी कि बार बार वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाए। समझ में? फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। जब ये बेटा COD और BOD का जब एक स्पेक होता है, क्या होता है? एक स्टैंडर्ड स्पेक होता है, ये एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है। अब बात आती है कि सर स्पेक क्या होता है? स्पेक बेटा वो डाटा होता है कि कोई भी फिश कितना जहर को बर्दाश्त कर सकती है। क्या? कितना आप जो दवा खाते हो ना बच्चे, जो दवा खाते हो वो एक प्रकार का जहर होता है, बकायदे उसका HPLC किया जाता है। अब बात आती है कि सर HPLC क्या होता है? HPLC किया जाता है और GC किया जाता है।
अब आज जाना HPLC का फुल फॉर्म देखना है कि क्या होता है, नहीं तो अभी चेक कर लो। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, इस तरीके से कुछ होता है। हाई लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है ना। और GC का क्या मतलब होता है बेटे, उसका मतलब होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या? गैस क्रोमेटोग्राफी। अब बात आती है कि सर इससे हमारा क्या रिलेशन है। बच्चे रिलेशन इसका उसी तरीके से है कि जैसे आप कोई स्वीट लेते हो, स्वीट आपका डिफरेंट कलर की आपके मार्केट में अवेलेबल होती है, और वो जो कलर उसमें डाला जाता है वो क्या होता है, वो जहर होता है। क्या होता है? जहर होता है। लेकिन हलवाई को मालूम रहता है कि कितना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। कलर डाला हर स्वीट्स में डाला जाता है। हाँ, आप देखते हो अगर जिसमें बच्चे ज्यादा हो जाता है, उस अगर कोई भी चीज हम ज्यादा टेकअप कर लेते हैं तो हमें किसी न किसी चीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल अब जाके तो देखो ना बेटा, अगर बोधी में अगर कलर ज्यादा डाल दिया जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। हाँ रहते हैं, है ना। और बहुत से ऐसी इमरती देखते हो ना, बहुत सी इमरतियों में लोग कलर नहीं मिलाते हैं। जैसे बेनीसाओ की इमरती होती है, वो इस समय 550 रुपए किलो है, प्योर एकदम घी में बना के देता है। हाँ, प्योर घी में, है ना। तो आप उसको अगर आप 2 खाओगे तो आपका मन भर जाएगा, केवल 2 खाने में आपका मन भर जाएगा। और महीने में मैं एक बार ऑर्डर करके जरूर उसको मंगाता हूँ। जौनपुर से आती है। हाँ नहीं, वो भाई साहब हैं तो उनसे बोल देता हूँ तो वो जो लेके आते हैं। जौनपुर में इसकी फैक्ट्री है ना बेटा। तो ऐसा नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते, आवाज नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो एकदम ब्रांड बैंड है उसमें इम्प्योरिटीज या वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ मिलाते नहीं होंगे। कुछ न कुछ तो वो मिलाते होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंसान हर एक चीज से, चाहे फूड इंस्पेक्टर से चाहे किसी भी से, सबका एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टिंग रहती है ना। तो इस चीज को देखते हुए ये जो स्पेक होता है बेटा, ये देखा जाता है कि किस जानवर में कितनी सहन शक्ति होती है। आप में अगर आप कमी फ्लाम खा रहे हो, रेनी फ्लाम खा रहे हो, या अदर कोई मेडिसिन ले रहे हो ना, तो उसमें एक स्पेक होता है, टेस्टिंग होती है, हर दवा की टेस्टिंग होती है और उसका एक टाइम पीरियड दिया होता है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये इतना तक चलता है। एक गाइडलाइन होती है। एक क्या होती है बच्चे? गाइडलाइन होती है। इस गाइडलाइन के अंडर तक ये केमिकल्स हो सकता है, उसके बाद ये दूसरे से रिएक्शन करने लगेगा, तो इससे बहुत पॉलीमर्स बनने लगेंगे। और जब बहुत पॉलीमर्स बनने लगेंगे तो आपके बॉडी में भी वो रिएक्शन से चालू हो जाएगा। आप देखते हो कि जो लोग बहुत अधिक मात्रा में दवाओं का सेवन करते हैं, उनको या तो बीपी हाई होने लगता है, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है ना। तो ज्यादातर हमें जेनेरिक दवाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें कौन सी दवा यूज करनी चाहिए? ये पेड़ पौधों से जो प्राप्त होती है ना, जो चूड़ टाइप की होती है, आयुर्वेदिक होती हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम आयुर्वेद को उतना बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। पहले के टाइम में होता था, जो वैद्य लोग होते थे, और वैद्य लोगों में ज्यादातर मुस्लिम लोग वैद्य होते थे, और वो लोग इधर से नेपाल साइड से और फिर उसके बाद उत्तराखंड साइड से जो जंगल होते थे, उस जंगलों में 2-2, 3-3 महीने जा करके उसकी जो रूट होती थी, रूट की कटाई करके और फिर उसको सुखवाते थे। सुखवाने के बाद उसकी कुटाई करते थे, उसका पाउडर बनाते थे,
है ना। अभी क्या है कि ये दवाइयां जो हैं इनसे बीमारी बैठ तो जाती है, एक निश्चित समय के बाद फिर उभर जाती है, लेकिन वो लोग जो दवा देते थे वो हमेशा के लिए जड़ तोड़ हो जाता था, आयुर्वेद, है ना बेटा। इसलिए आयुर्वेद का सिद्धांत हमारे सनातन से चला आ रहा है। ये चीजें बहुत पहले से, वही मैं कह रहा हूं ना बच्चे। तो एक उसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्पेक बना दिया। क्या बना दिया बच्चे? स्पेक बना दिया, और एक अपनी एसओपी डाल दी कि इसके अंडर में इतना चीजें रहेंगे तो आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर, अन्यथा लिमिट को करोगे तो एक ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट बना दिया। क्या बना दिया? ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट बना दिया। इसके जितने मामले होते थे वो सारे मामले कहाँ पे जाया करते थे? क्या हो रहा है भाई? घड़ी में गेम खेला था। दुबे सुधर जाओ, वही तो कह रहा हूँ, सुधर जाओ बेटा। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पूरी तरीके से ये आपका जो हमारे पास 1981 का और फिर उसके बाद 1986 का एक्ट था, इतनी चीजें उसके अंडर में डिस्कस की जाती थी। और अभी तक क्या कर रहा था तुम यार? सही में पैदल हो क्या एकदम से? इसी को क्या थोड़ा? आप कितना 60 में ही तो बताया। लिखते नहीं हो, केवल भगवान की पूजा सुनते हो, तो ऐसे कैसे चल पाएगा? सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा वो दिया था। बेटा देने की बात नहीं है, आप क्या कह रहे हो वो बातें माने रखते हैं। किसमें? हमने कब कहा? हमने कब कहा? इसीलिए सबका एक अलग से स्पेक बन। देखो चलो तुम्हारी ही बात पे आ जाते हैं। अगर वाटर को फिल्टर करते हो ना बेटा, इसमें NH4Cl, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस सब चीजों की इम्प्योरिटी पाई जाती है ना। इस सब चीजों की इम्प्योरिटी पाई जाती है। और अमोनिया क्या करता है? जब वाटर से मिलता है तो उसको ठंडा कर देता है। क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। इसीलिए बर्फ बनाने में अमोनिया का यूज किया जाता है। बर्फ आ? अरे बेटा ये बर्फ जो जैसे, हाँ है ना, आइस जिसे बोलते हैं, समझ में आया? ये चीज सबकी रिएक्शंस लेवल अलग अलग होती है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। हाँ बियर वेलकम, बैठ जाओ, बोलो। मजाक नहीं कर रहे सर। हाँ। अच्छा यही किया था? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। जरा ध्यान देखना बेटा, आप एल्कोहल की बात कर रहे हो और दूसरा बियर है, यही ना। एल्कोहल उसको क्या करते हैं बेटा? डिस्टिल्ड करके उसको पतला कर देते हैं, है ना। एल्कोहल को डायरेक्ट आप सोचो कि हम इसको टेकअप कर लें तो इतना कड़वा होता है, नहीं टेकअप कर पाओगे आप। इसको थोड़ा सा इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए इसको बार बार डिस्टिल करते हैं। डिस्टिल करने के बाद फिर उसको फिलअप करते हैं, तब जाकर के वो बियर में कन्वर्ट हो पाता है ना। और अच्छी क्वालिटी का एल्कोहल आपको लगभग 2000 रुपए से स्टार्ट होता है। हाँ बच्चे, बेटा ये सब चीजों के बारे में तो कभी और किया नहीं, लेकिन सबकी हायर क्वालिटी जो होती है वो बहुत प्योर, जो अगर आप सोच रहे हो कि हमें
आप प्योर, उसमें हमने बताया ना आपको, वो कई टाइप्स की अल्कोहल्स होती हैं, है ना। अब इसमें परसेंटेज भी होता है, 25%, 10%। अगर 10% की जो अल्कोहल होता है टेकअप करते हैं लोग दारू के रूप में, वो 10% होता है। 10% मतलब 10% का मतलब हो 10 मोलर। 10 मोलर का मतलब ये हुआ बेटा 100 ml सोल्यूशन में 10% हमारा क्या है, अल्कोहल है, और बाकी पार्ट जो क्या है वो वाटर है। हाँ, उसका परसेंटेज आवाज नहीं, उसका परसेंटेज बेटा N1V1 इक्वल टू N2V2 है, कितने नॉर्मल का, और उसका वॉल्यूम कितना है उसको मेजर करके तब जा करके इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग उसमें मिलाते हैं। हाँ, तो रख करके आप फिर उसको कर सकते हो, कितने नॉर्मल का आप कर सकते हो, ये चीज ठीक है। चलो अब हेडिंग करो। कौन? बेटा सब में अलग अलग होता है, परसेंटेज हमें रिकॉल नहीं है ना, सबका अलग अलग होता है। जहां कहीं हाँ बच्चे, हाँ होता है, सब में होता है, एक ही में नहीं, सब में होता है। चलो बेटा हेडिंग करो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वायु 1980 इसमें तो हो गया था ना बेटा। अच्छा चलो लिखो इसमें। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, आवाज नहीं, छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, हेडिंग उसके पहले लिखा है दी गई थी वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 जो हमने अभी डिस्कस किया है, अब उसके बारे में लिखो। मृदुल श्रीवास्तव, चीजों को अगर समझ में नहीं आए तो इसको उतार लिया करो, और जब पढ़ाते चले तो लाइन बाई लाइन यही चीज सारी आएंगी, है ना। हाँ, हो गया बच्चे, लिखो। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यावरण को, पर्यावरण को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए 1972 में, 1972 में यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन ने एक अलग तरीके से, एक अलग तरीके से प्रावधान को, प्रावधान को तैयार किया, तैयार किया, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत वायु की गुणवत्ता को क्वालिटी ऑफ एयर, वायु की गुणवत्ता को सही ढंग से, वायु की गुणवत्ता को सही ढंग से, अंकित इसको एक बार सही से कर देना बेटा, नहीं तो वो छटक जाएगा। एक बार इसको दबा देना, शायद पीछे चला गया है। अब बात आती है कि ईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लिख लेना बेटा, ईपीए का फुल फॉर्म। ईपीए का फुल फॉर्म लिख लेना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। हो गया? हाँ, वायु की गुणवत्ता को दूसरी लाइन से लिखना बेटा। वायु की गुणवत्ता को सुचारू रूप से सुचारू रूप से सुचारू रूप से परीक्षण करने के लिए इसमें शेड्यूल फर्स्ट तथा शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल फर्स्ट तथा शेड्यूल सेकंड शेड्यूल फर्स्ट तथा शेड्यूल सेकंड का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। सेकंड नेक्स्ट लाइन से लिखना है बेटा, शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत, हाँ इसी में शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत किसी भी ठोस अपशिष्ट का ठोस अपशिष्ट का दिन निर्धारित किया गया। हाँ, दिन निर्धारित किया गया। टाइम है अभी? 17 हो रहा है। निर्धारित किया गया, बस।